दोस्तों अगर आप टैली सीखने की शुरुआत कर रहे हैं तो कम से कम इन बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में आपको जरूर पता होनी चाहिए कि कैपिटल क्या होता है, ड्राइंग क्या होता है, एसेट क्या होती है, एसेट कितने तरह की होती है, लाइबिलिटीज़ क्या होती है, लाइबिलिटीज़ कितने तरह की होती है, एक्सपेंस क्या होते हैं, एक्सपेंस कितने तरह के होते हैं, रेवेन्यू क्या होता है, इनकम क्या होता है, रेवेन्यू और इनकम में क्या डिफरेंस होता है, प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, प्रॉफिट लॉस कब कब निकाला जाता है, ये सब कुछ डिटेल्स आपको बेसिक पता होंगे तभी आपको टैली अच्छे से समझ में आएगी। तो दोस्तों मैं शिवम श्रीवास्तव आपको स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस कंप्यूटर क्लासेस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर जान लेते हैं कि कैपिटल क्या होता है, या कैपिटल कहते किसको है। दोस्तों अगर आप यहाँ पर देखें कैपिटल क्या होता है, किसी व्यवसाय में व्यवसाय का स्वामी जो अपनी निजी संपत्ति और माल को व्यवसाय में लगाता है उसे कहते हैं पूंजी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि लाला जी ने 10,000 रुपये से बिजनेस शुरू किया तो क्या है, उनका कैपिटल है। दोस्तों मान लीजिए अगर आपने कोई बिजनेस शुरू किया है और बिजनेस को शुरू करने में आपने 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 जितने भी रुपए का आपने कैपिटल लगाया है, मतलब पैसे से आपने अपना बिजनेस शुरू किया है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं या पूंजी कहा जाता है। अब वो 10,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, 10 लाख रुपए भी हो सकता है। जितने रुपए से भी आपने अपना बिजनेस शुरू किया है वो क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। तो वही मेन डिफिनेशन यहाँ पर लिखी है कि व्यवसाय का स्वामी जो भी बिजनेस शुरू करता है, जितने रुपए से शुरुआत करता है वो क्या कहलाता है, कैपिटल कहलाता है। सीधे सीधे मोटे तौर पर आप इतना ध्यान रखना, जितने रुपए से आप अपना बिजनेस शुरू करते हैं उसको कैपिटल कहते हैं। दूसरा अगर यहाँ पर आए, ड्राइंग क्या होता है, जब मालिक द्वारा अपने पर्सनल काम के लिए पैसे को निकाला जाता है तो उसे ड्राइंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप कोई बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस में आपको कुछ अपनी ज़रूरत पड़ी, ज़रूरत पड़ने का मतलब आपको किसी अपने बच्चे की फीस देना है या अपने घर का कोई खर्चा है, उसके लिए आपने क्या किया, बिजनेस से कुछ पैसा निकाल लिया। कहीं पे आपको कुछ बनवाना था तो आपने बिजनेस से पैसा निकाल लिया, उसको हम लोग ड्राइंग कहते हैं। मतलब आप अपने पर्सनल काम के लिए बिजनेस से जो भी पैसा लेते हैं उसको ड्राइंग कहते हैं। अगर आप बिजनेस के काम के लिए पैसा लेते हैं वो तो क्या है कि हम एक्सपेंस कर रहे हैं, वहाँ पर आगे हमें प्रॉफिट होगा। पर अगर आप किसी अपने पर्सनल काम के लिए पैसा निकालते हैं अपने बिजनेस से तो उसको क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा है जब मालिक द्वारा अपने पर्सनल काम के लिए पैसा निकाला जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर आप आए ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन क्या होता है, सरल भाषा में लेन देन की प्रक्रिया को ट्रांजेक्शन कहते हैं। दोस्तों सिंपल यहाँ पे अगर हम आपको बताएं ट्रांजेक्शन क्या होता है, जो भी लेन देन होता है उसको हम लोग ट्रांजेक्शन कहते हैं। और लेन देन हमारा मेनली 3 तरह से हो सकता है। ऑन क्रेडिट हो सकता है, ऑन क्रेडिट का मतलब उधार में, आपने किसी से उधार में सामान खरीदा, आप आगे पैसा दोगे तो ऑन क्रेडिट हो सकता है। ऑन कैश, नगद नारायण, आपने तुरंत सामान खरीदा, तुरंत पैसा दे दिया तो हमारा क्या होता है, वो ऑन क्रेडिट होता है। बैंक चेक, क्या आप चेक के द्वारा कुछ भी ले रहे हैं। बैंक ड्राफ्ट, बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, ये तो अब कम हो गया क्योंकि पहले बैंक ड्राफ्ट का बहुत ज़्यादा यूज होता था। दोस्तों पहले क्या होता था, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी वाले आपसे बैंक ड्राफ्ट के 2 पैसा लेते थे। अब आपको यहाँ पे एक बार क्लियर करना है कि बैंक चेक और बैंक ड्राफ्ट में डिफरेंस क्या है। दोस्तों बैंक चेक क्या होता है, उसमें कोई किसी तरह का कंफर्मेशन नहीं होता। कंफर्मेशन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए मेरे अकाउंट में 5,000 रुपये है और मैंने किसी को 20,000 का चेक काट के दे दिया, कोई कंफर्मेशन नहीं ना कि मेरे अकाउंट में 20,000 है भी या नहीं है। जबकि बैंक ड्राफ्ट में क्या होता है, कंफर्मेशन होता है। कंफर्मेशन का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर मैंने किसी को 20,000 का बैंक ड्राफ्ट दिया है तो मेरे अकाउंट में 20,000 से ज़्यादा रुपए होंगे तभी हम उसको बैंक ड्राफ्ट दे पाएंगे। क्योंकि बैंक चेक क्या होती है, आपको घर के लिए मिल जाती है। बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, बैंक वाले ही आपको इशू करते हैं और तभी उतने रुपए की इशू करते हैं जितना आपके अकाउंट में पैसा होगा। ऐसा नहीं ना कि आपके अकाउंट में 10,000 आप 1 लाख रुपए का बैंक ड्राफ्ट बनवा रहे हैं, जितना आपके अकाउंट में पैसा होगा उसी हिसाब से बैंक ड्राफ्ट बनता है। इसीलिए ज़्यादातर कॉलेज वाले, यूनिवर्सिटी वाले पहले बैंक ड्राफ्ट का यूज़ करते थे। अब तो दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन आ गया। ऑनलाइन में क्या है, जैसे मान लीजिए आप किसी को पैसा दे रहे हैं और पैसा दे रहे हैं तो डायरेक्टली आपके पास भी मैसेज आ गया कि हाँ पैसा चला गया, सामने वाला भी सेटिस्फाई हो जाता है कि वहाँ पर पैसा आ गया। तो सबसे ज़्यादा जो सिक्योर है आज के समय हमारा ऑनलाइन है, या कैश दे रहे हैं तो सबसे ज़्यादा सही है कि आप नकद में पैसा दे रहे हैं तुरंत हो गया, या डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर रहे हैं तब भी वहाँ पर सामने वाले पास मैसेज आ जाता है, आपके पास भी मैसेज आ सकता है। तो जो ट्रांजेक्शन के मेन मेथड होते हैं हमारे यही होते हैं कि हम उधार में खरीद सकते हैं, पैसा देकर खरीद सकते हैं, या आज के समय की बात करें तो हम ऑनलाइन खरीद सकते हैं, तुरंत मोबाइल के थ्रू, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इन सब का यूज करके हम पैसे को वहां पर सामने वाले को दे सकते हैं। इसके बाद यहां पर क्या आता है, लायबिलिटीज। लायबिलिटीज आसान शब्दों में कहे तो लायबिलिटीज वह होती है जो हम कैपिटल बढ़ाने के लिए किसी से लोन लेते हैं या फिर अपने सप्लायर या क्रेडिटर से उधार में माल परचेस करते हैं। दोस्तों लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है, दायित्व। दायित्व का मतलब होता है वह पैसा जो आपको दूसरों को देना है। दूसरों को देने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपने किसी से उधार सामान खरीदा, तो उधार सामान खरीदने का मतलब ये तो है ना कि आप पैसा ही ना देंगे, आपको पैसा तो देना है ना। आज आपने उधार खरीदा, आपको 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद तो पैसा देना है, तो क्या हो गया, एक तरह से लायबिलिटीज हो गया आपके ऊपर। लायबिलिटीज से तो पैसा आपको फ्यूचर में देना है, वो क्या कहलाती है, लायबिलिटीज कहलाती है।
या मान लीजिए आप अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए आपने लोन लिया। अब लोन तो आपने ले लिया, पर लोन आपके लिए क्या है, एक तरह की लाइबिलिटीज है कि आपको हर महीने पैसा देना है। वो पूरा लोन आपको गवर्नमेंट को पे करना है, या प्राइवेट बैंक से लिया तो प्राइवेट बैंक को भी आपको पे करना है। वो क्या है, आपके ऊपर लाइबिलिटीज से एक तरह का दायित्व है। जो पैसा आपको दूसरों को देना होता है उसको हम लोग लाइबिलिटीज कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर लाइबिलिटीज पे आए तो लाइबिलिटीज दो तरह की होती हैं। एक हमारा करंट लाइबिलिटीज होता है, एक फिक्स लाइबिलिटीज होता है। अब करंट लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है, ऐसे दायित्व या उधार जिनका भुगतान हमें वित्तीय वर्ष 1 फाइनेंशियल ईयर उससे कम अवधि या समय में चुकाने या पे करने पड़ते हैं, तो लाइबिलिटीज करंट लाइबिलिटीज में आती है। इसे हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज भी कहते हैं। दोस्तों खास तौर पर करंट लाइबिलिटीज क्या होती है, जिनका पैसा आपको 1 साल के अंदर देना होता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी से उधार सामान खरीदा, तो उसका पैसा आप कितने दिन बाद दोगे, हद से 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, बहुत ज़्यादा अच्छा है तो मान लीजिए 1 महीने तक इंतजार कर लेगा। पर अगर आप साल भर बाद पैसा देंगे ना, तो आपका चेहरा याद रखेगा, जब ये आपको सामान देगा ही नहीं ना। तो दोस्तों खास तौर पर यहाँ पर होता है ऐसे लोन्स या ऐसे पैसे जो यहाँ पर 1 साल के अंदर आपको देना होता है, उसको क्या कहते हैं, करंट लाइबिलिटीज कहते हैं। इसमें खास तौर पर आपने किसी से उधार पैसा लिया तो भी आपको 1 साल के अंदर देना होता है। कहीं से आपने उधार सामान खरीदा तो भी आपको 1 साल के अंदर पैसा देना रहता है। मतलब बहुत लंबे समय तक के लिए कोई आपको पैसा नहीं देता है, वो क्या होता है, करंट लाइबिलिटीज में आता है। जैसे अकाउंट्स पेबल है, इंटरेस्ट है, जो ब्याज है, शॉर्ट टर्म्स लोन्स आपने लिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हैं जो आपके, ये सब करंट लाइबिलिटीज में आते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपने किसी अपने एम्प्लॉय से काम ले लिया और काम लेने के बाद उसकी सैलरी आप कितने दिन होल्ड कर पाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन, 3 दिन, या मान लो 1 महीना पूरा, पर 1 महीने बाद तो आपको उसका पैसा देना है ना। ऐसा तो नहीं कि 1 साल तक एम्प्लॉय आपके पास काम करता रहेगा और 1 साल बाद पैसा दोगे आप। तो वहाँ पर क्या रहता है, करंट लायबिलिटीज से वो आती है जिनमें आपको 1 साल के अंदर सामने वाले को पैसा देना होता है, उसको हम लोग करंट लायबिलिटीज कहते हैं। दूसरा यहाँ पर क्या आता है, फिक्स लायबिलिटीज। ऐसी लायबिलिटीज जिनका भुगतान हमें फाइनेंशियल ईयर से अधिक समय या लंबे समय के बाद चुकाना होता है, वो नॉन करंट लायबिलिटीज आती है। जैसे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी कहते हैं। इसमें लॉन्ग टर्म लोन्स हो गया, ये सब हमारे इसमें आते हैं। अब लॉन्ग टर्म्स लोन्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने बैंक वगैरह से लोन लिया, तो वो लोन्स का ऐसा तो नहीं कि आपको 1 दिन में देना है। 3 साल, 4 साल, 5 साल, जितने साल का आपका लोन है। जैसे मान लीजिए आपने 50 लाख का लोन लिया, तो 50 लाख आपको 1 साल के अंदर थोड़ी नहीं देना। मान लीजिए 5 साल के अंदर है, तो हर महीने आपको अपनी EMI देना है। वो क्या है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में आता है। मतलब ऐसा पैसा जो आपको 1 साल के अंदर नहीं देना है, एक लंबे समय के अंदर देना होता है, वो हमारा किस में आता है, फिक्स लायबिलिटीज में आता है। और ऐसा पैसा जो आपको 1 साल के अंदर पे करना होता है, उसको हम लोग करंट लायबिलिटीज कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है एसेट। एसेट क्या होता है, वैसे गुड्स और सर्विस होते हैं जिनको भविष्य में रुपयों में मापा जा सकता है। एसेट वैसे रिसोर्सेस होते हैं जो किसी बिजनेस में प्रॉफिट यानी कि लाभ जनरेट करने में सहायता करते हैं। एसेट आपके पास वैसे सामान होते हैं जो कि भविष्य में आपको बेनिफिट प्रदान करते हैं। सिंपल शब्दों में कहें तो एसेट आपके पैकेट में पैसे रखता है। जैसे कैश हुआ, इन्वेस्टमेंट हुआ, लैंड हुआ, बिल्डिंग हुआ, ये सब क्या है, एसेट है। मतलब बिजनेस की जितनी भी संपत्ति होती है, उन संपत्ति को हम लोग क्या कहते हैं, एसेट कहते हैं। एसेट से मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए इस पर हम आपको पढ़ा रही है, जिस पे आप अपना वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल आपके लिए क्या है, एसेट है। आप जहाँ पर भी बैठे हैं, कुर्सी पर बैठे हैं, बेंच पर बैठे हैं, बेड पर लेटे, तो ये क्या है, आपके लिए क्या एसेट है। तो ये क्या है, एसेट कहलाती है। उसी तरह बिजनेस में क्या है, जिस बिजनेस में आपने कमरा ले रखा है या आपने कोई बिल्डिंग बना रखी है, वो क्या है, एसेट है। जो फर्नीचर आपने लगा रखा है, वो एसेट है। जिस टेलीविजन पे आप काम करते हैं, वो एसेट है। जैसा भी आप काम करते हैं, मशीनरी आपने ले रखी है, मशीनरी क्या है, एसेट है। तो इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, एसेट्स कहते हैं। अब एसेट भी 2 तरह की होती है। जैसे लायबिलिटीज 2 तरह की होती है, वैसे एसेट भी 2 तरह की होती है। कुछ हमारी करंट एसेट होती है, कुछ हमारी फिक्स एसेट होती है। करंट एसेट की डिफिनेशन पहले देख लेते हैं। मतलब ऐसे एसेट जिनका यूज 1 साल या 1 साल से कम टाइम के लिए किया जा सके। जैसे स्टॉक हो गया। स्टॉक का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई सामान आपने खरीदा तो साल भर रखे ही थोड़ी ना रहोगे, उसको बेचोगे यहाँ पर, तो क्या है, करंट एसेट है। रॉ मटेरियल, कुछ भी आपने रॉ मटेरियल खरीदा तो उससे कुछ ना कुछ मैन्युफैक्चर करोगे ना आप, वहाँ पर रखे ही थोड़ी ना रहोगे उसको, तो वो क्या है, आपका करंट एसेट है। किसी को आपने पैसा दिया प्रीपेड एक्सपेंस से, तो वो क्या है, करंट एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या है, किसी को मान लीजिए 10,000 रुपये देना था, हमने 12,000 रुपये दिया, तो 2,000 रुपये उसके ऊपर क्या है, हमारे एसेट है। क्या आगे हमें 2,000 रुपये उसको नहीं देना है। मान लीजिए एक रेंट था, किराया था, इसको हमें 10,000 देना था, हमने 12,000 रुपये दे दिया, तो अगले महीने जब हम पैसा देंगे तो 8,000 रुपये देंगे, 2,000 रुपये नहीं देना है। तो जब तक 1 महीना नहीं हो जाता है तब तक वो लिए हमारे लिए क्या, प्रीपेड एक्सपेंस है।
कि हमारे पास प्रीपेड है, वो भी हमारा करंट एसेट का है। किसी से पैसा रिसीवल करना है तो अकाउंट रिसीवल है। ये सब करंट एसेट के बेस्ट उदाहरण मतलब बेस्ट एग्जांपल्स है यहाँ। तो इसके अलावा जो पैसा आपकी जेब में रखा है वो भी क्या है, एक तरह से करंट एसेट का ही एग्जाम्पल्स है। मतलब कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, ये सब भी करंट एसेट के ही एग्जाम्पल्स है। खासतौर पर करंट एसेट हमारे ये सब आते हैं जितने हमने आपको बताया। उसके अलावा कैश या बैंक बैलेंस ये भी आपका करंट एसेट का ही एग्जाम्पल्स है। इसके बाद यहाँ पर क्या आता है, नॉन करंट एसेट, एनसीए भी बोला जाता है, फिक्स एसेट भी बोला जाता है। इसका दूसरा नाम क्या होता है, लॉन्ग टर्म एसेट। फिक्स एसेट ये अपने नाम की तरह काम करते हैं। इनका यूज 1 साल से ज़्यादा टाइम के लिए किया जाता है। जैसे बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग आपने आज खरीदी, उसमें आपने अपना ऑफिस मान लीजिए चालू किया। अब ऑफिस चालू करने के बाद एक ही महीने में बंद थोड़ी ना हो जाएगा, धीरे 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 चलता रहे। बिल्डिंग है या आप सेल करोगे, कुछ भी करोगे, लंबे समय के लिए है हमारी, तो हमारा क्या है, वो हमारा फिक्स एसेट में आता है। उसके अलावा लैंड है, जमीन वगैरह है, वो भी हमारा फिक्स एसेट में आता है। मशीनरी है, क्योंकि मशीनरी का हम व्यापार नहीं करते, मशीनरी हम क्या करते हैं, अपने बिजनेस को चलाने के लिए लेते हैं। दोस्तों खास तौर पर यहाँ पर ध्यान दें, वो सभी यहाँ पर वस्तुएं आती है। जैसे मान लीजिए इस कंप्यूटर में हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो कंप्यूटर हमारे लिए क्या है, फिक्स एसेट है, क्योंकि इस कंप्यूटर को हम बेच ना रहे, इस कंप्यूटर को हम लोग बेच नहीं रहे, इसलिए हमारे बिजनेस को चलाने के काम आ रहा है, इसलिए ये हमारा क्या है, फिक्स एसेट का पार्ट है। वैसे अगर हम किसी बिजनेस में जाते हैं, किसी फैक्ट्री में जाते हैं, वहाँ मशीनें लगी हुई देखते हैं, तो उन मशीनों को हम सेल नहीं कर रहे, हम क्या करें, मशीनों के द्वारा प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो मशीनरी हमारे लिए क्या होंगी, फिक्स एसेट होंगी। तो वो सब हमारी फिक्स एसेट में आती है। गुडविल हो गया, गुडविल क्या हो गया, जब मार्केट वैल्यू आप देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, आप कहते हैं हाँ ये बहुत अच्छी कंपनी, जैसे रिलायंस है, रिलायंस बहुत अच्छी कंपनी है, एयरटेल है, एयरटेल बहुत अच्छी कंपनी। कैसे हमारे लिए अच्छी कंपनी, हमें इनकी वैल्यू अच्छी लगी, हमें इनके जो प्रोडक्ट ये लोग सेल करते हैं वो बहुत अच्छे लगे, तो इन सब के हिसाब से उनकी गुडविल बन जाती है, जिनको मार्केट वैल्यू भी कहते हैं। वो हमारी क्या कहलाती है, गुडविल कहलाती है। जैसे कोई बैंक है, आपने कहा एसबीआई बहुत अच्छा बैंक है, यहाँ पर सारी चीज़ें सेफ हैं, सिक्योर है, तो क्या हमारा एसबीआई के गुडविल है, मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है। उसी तरह पीएनबी का हो सकता है, किसी भी बैंक का हो सकता है, जिस बैंक पे आप भरोसा रखते हो, तो वो क्या कहलाती है, उनकी गुडविल कहलाती है। ज़्यादातर फाइनेंस वाली जितनी भी कंपनी होती है, उनकी गुडविल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जहाँ पर उनकी मार्केट वैल्यू खराब होती है, उनका पूरा बिजनेस ठप हो जाता है। तो फाइनेंस कंपनी की जो गुडविल की जो वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा, वैसे तो हर कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, पर फाइनेंस वालों में बहुत ज़्यादा मैटर करता है। उसके अलावा यहाँ पर पैटर्न हो गया, ये सब भी हमारा आता है। ये सब हमारे किस में आते हैं, एनसीए में आते हैं, नॉन करंट एसेट या फिक्स एसेट में आते हैं। अब इसके बाद अगर आप देखें, फिक्स एसेट भी हमारे 2 तरह के होते हैं। एक अगर आप देखें यहाँ पर टेंजिबल एसेट होता है, इनटेंजिबल एसेट होता है। टेंजिबल एसेट क्या है, जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमारे टेंजिबल एसेट कहलाते हैं। जैसे बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो हमारी टेंजिबल एसेट है। मशीनरी है, तो मशीनरी क्या है, हमारी टेंजिबल एसेट है। फर्नीचर क्या है, हमारे लिए टेंजिबल एसेट है। व्हीकल्स क्या है, गाड़ी है, उसके अलावा कार है, जो भी है वो सब हमारे लिए क्या है, टेंजिबल एसेट है। इन सबको हम छू सकते हैं, दे सकते हैं, सब हमारी टेंजिबल एसेट। इसके अलावा भी बहुत सारी होती है, पर इतने नाम हमने यहाँ पर लिखे, बाकी बहुत सारे नाम आते हैं। इनटेंजिबल एसेट वो होती है जिनको खाली हम महसूस कर सकते हैं। जैसे हमने गुडविल कहा, गुडविल क्या है, किसी की मार्केट वैल्यू जैसे बहुत अच्छी है, तो क्या है, उसको हम कोई छू सकते हैं, देख सकते हैं नहीं, वो हम खाली महसूस कर सकते हैं कि हाँ इनकी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी है, इनका मार्केट में नाम बहुत अच्छा है, वो क्या कहलाती है, उनकी गुडविल कहलाती है। उसी तरह कॉपीराइट, कॉपीराइट भी आपका, जैसे मान लीजिए हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, हमारा ही वीडियो किसी ने उठा के दूसरे ने डाल दिया, तो तुरंत उसके ऊपर कॉपीराइट भेज देंगे। क्यों, क्या है, क्योंकि ये वीडियो हमने बनाया है, हमने इसको एडिट किया है, सब कुछ क्या, तो ये क्या है, इस पर हमारा हक है, तो इसको दूसरा अगर अपलोड करता है बिना हमारी परमिशन से, तो हम कॉपीराइट क्लेम भेज सकते हैं। उसी तरह कोई बिजनेस आपने शुरू किया, आपका नाम को भी कॉपीराइट कर रहा है, तो भी कॉपीराइट है। या बहुत सारे गानों में आप देखते हैं कॉपीराइट आ जाता है, गाया किसी और ने, बिना उनकी परमिशन से अगर आप गाना यूज़ कर रहे हो, तो भी वहाँ पर कॉपीराइट आ जाता है, वो कॉपीराइट कहलाता है। उसके बाद यहाँ पर आता है पेटेंट्स। पेटेंट क्या आते हैं, कुछ भी आपने एक आविष्कार कर लिया, आपने एक दवा का आविष्कार कर लिया, कुछ एक टेक्निक आपने डेवलप कर ली, कुछ भी अगर आप एक नया बनाते हैं, आप चाहते हैं इसको जब भी कोई दूसरा यूज़ करे तो हमसे हमको पैसा दे या हमसे परमिशन लेके इसको यूज़ करे, तो उसको हम लोग पैटर्न बना लेते हैं। जैसे मान लीजिए कोई दवा है, जैसे कोरोना है, बहुत ज़्यादा फैला था, अब कोरोना की दवा किसी ने बना ली और उसने उसको पेटेंट करा लिया। अब जब भी वो दवा मार्केट में सेल होगी तो उसकी ज़रूरत रहती है, दूसरी कंपनी भी उस दवा को बनाना चाहती है, उसका फॉर्मूला लेना चाहती है, तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसने वहाँ पर पेटेंट करा रखा है। पेटेंट मैक्सिमम 20 साल के लिए होता है, 20 साल के बाद आपको दोबारा से रिन्यू कराना रहता है। ट्रेडमार्क क्या होता है, ट्रेडमार्क किसी कंपनी का लोगो हो सकता है, कंपनी का नाम हो सकता है, जो उसका ट्रेडमार्क कहलाता है। तो जैसे हमारे चैनल का नाम एसएस कंप्यूटर क्लासेस एक ट्रेडमार्क मान सकता है, हमारे चैनल का लोगो एक ट्रेडमार्क हो सकता है। इसी तरह बड़ी बड़ी कंपनीज के अपने अपने लोगो होते हैं। जैसे आप रिलायंस का है, उसके लोगो से पहचानते हैं, एयरटेल को उसके लोगो से पहचानते हैं, वोडाफोन को उसके लोगो से पहचानते हैं, बीएसएनएल को उसके लोगो से पहचानते हैं। तो ये लोगो क्या एक तरह से उसका ट्रेडमार्क हो गया, जो लाइफ टाइम के लिए। जैसे जी टीवी है,
जी सिनेमा है, न्यूज़ चैनल NDTV अमेजन था जैसे पहले था, उसके अलावा आज तक है, इंडिया टीवी है, बहुत सारे चैनल हैं और हर एक चैनल का अपना एक लोगो होता है, उसी लोगो को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रेडमार्क कहते हैं। उसके अलावा भी बहुत सारे इंटेंजिबल एसेट में आते हैं, पर सबसे मेन अगर आपको कहीं पर पूछा जाए इंटेंजिबल एसेट क्या होता है जो बिजनेस में सबसे ज़्यादा यूज होते हैं, तो ये सब हमारे यूज होते हैं। इनके नाम कहीं पर नोट कर लें, कहीं पर लिख लें, जिससे जब आप आगे अकाउंट्स में पढ़ें तो आपको ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फायदा दे सकें। इसके बाद अगर हम यहाँ पर आएँ, एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होता है, एक तरह से खर्चा होता है। एक्सपेंस का सीधा मतलब यह है कि जब हम किसी चीज़ या प्रोडक्ट को बनाते हैं तो ऐसा नहीं कि वो अपने आप ही बन जाती है, उसको बनाने में बहुत सारे खर्चे होते हैं। अब और फिर जब वो प्रोडक्ट बन जाता है तो उसे सेल करने के लिए बहुत सारे खर्चे किए जाते हैं। इन सभी खर्चे को प्रोजेक्ट बनाने से लेकर उसे बेचने तक के इन सबको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेंस कहते हैं। तो उसको खास तौर पर रहता है, कोई प्रोडक्ट जो आप बनाते हैं तो उसमें लिए रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है, उसमें खर्चा होता है। जब मान लीजिए बन गया, बनने के बाद भी आपको क्या है, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, प्रचार प्रसार करना पड़ता है, जिससे लोग को उसके बारे में बताना पड़े, जानकारी दे सके, तो उसमें हमारा क्या तरह से खर्चा होता है, वो भी हमारे तरह से एक्सपेंस कहलाता है। तो उन सबको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपेंस कहते हैं, खर्चा कहते हैं। उसके अलावा अभी जैसे मान लीजिए फैक्ट्री चला रहे हैं, तो फैक्ट्री चलाने के समय फैक्ट्री अपने आप चल जाएगी, बिजली का बिल देना होगा, वर्कर्स होंगे उनको पैसा सैलरी देना होगा, उसके अलावा जो वहाँ पर फर्नीचर वगैरह होगा उसको आप खरीद के लाए होंगे, वहाँ पर भी खर्चा किया होगा आपने, बहुत सारे अलग अलग खर्चे होते हैं वहाँ पर, वो सब हमारे क्या है, एक्सपेंस है। आप सैलरी दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, वहाँ पर फ्रेट भाड़ा दे रहे हैं, तो ये सब क्या है, आपका एक तरह से एक्सपेंस कहलाता है। और मेनली दो तरह के एक्सपेंस होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस, एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब बात आती है डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस वो होते हैं जो मैन्युफैक्चर करते समय खर्चे होते हैं, उनको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, और मैन्युफैक्चर करने के बाद जो एक्सपेंस होते हैं उनको इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। जैसे ये कीबोर्ड अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो ये कीबोर्ड बनाते समय जितना भी खर्चा हुआ होगा वो हमारा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है। पर कीबोर्ड बनने के बाद, उसके बाद हमने इसको प्रचार प्रसार में जो खर्चा किया, कीबोर्ड की फोटो लगवाई, मान लीजिए बड़ा सा बैनर बनवाया, रोड पर लगवाया, इसकी सब कुछ कराया, या लोगों को दुकान में कार्ड्स बांटे कि हाँ ये कीबोर्ड अच्छा है, ये सारी चीज़ें, तो वो क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, क्योंकि उसकी कॉस्ट में कोई कीमत नहीं पड़ने वाली। जैसे मान लीजिए कीबोर्ड को बनाने में इंजीनियर में काम इतना पैसा लेंगे, ये उसमें प्रोडक्ट जो हमारी प्लास्टिक महंगी पड़ रही है, हमारे बटन कीज वगैरह प्रोग्रामिंग महंगी पड़ रही, सब कुछ महंगा पड़ रहा, तो क्या है वो डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि उसको जितना ज़्यादा इसकी प्लास्टिक महंगी होगी उतना ही ज़्यादा हम इसकी कॉस्ट बढ़ा देंगे। पर बनने के बाद जब पूरा रेडी हो गया, तो रेडी करने के बाद जो प्रचार प्रसार में खर्चा होगा, इसमें कॉस्ट थोड़ी ना बढ़ जाएगी, वो क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। सीधे तौर पर ध्यान रखते हैं, बनते समय जो खर्चा होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंस, बनने के बाद जो खर्चा होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहलाता है। रिवेन्यू क्या होता है, रिवेन्यू जितना भी पैसा आप जनरेट करते हैं वो खास तौर पर रिवेन्यू कहलाता है। यहाँ पे डिफिनेशन हमने आपको समझाने के लिए की है। लेखांकन में रिवेन्यू से आस ऐसी राशि से होता है जो व्यवसाय के माल या गुड्स बेचने के बाद प्राप्त होती है। यदि किसी व्यवसाय में स्थायी संपत्ति बेचने से राशि प्राप्त होती है, उससे रिवेन्यू नहीं माना जाता है, क्योंकि रिवेन्यू रेगुलर सोर्स से प्राप्त राशि होती है। यदि कोई व्यवसायी कपड़े का व्यवसाय करता है तो उसे कपड़े बेचकर जो राशि प्राप्त होती है व्यवसाय उसकी रिवेन्यू के लिए, मतलब जिस भी चीज़ का आप व्यापार कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं ना कि आप व्यवसाय कपड़े का कर रहे हैं, आपने कुछ फर्नीचर बेच दिया, आपको पैसा मिल गया, वो आपको रिवेन्यू नहीं कहलाएगी, वो तो आपने एसेट बेच के पैसा ले लिया। पर जिस चीज़ का व्यापार कर रहे हो अगर उससे आपको कोई पैसा आता है वो क्या कहलाती है, रिवेन्यू कहलाती है। जैसे मान लीजिए आप कपड़े के व्यवसाय है, आपने कपड़ा बेचा, आपको पैसा मिला, वो क्या है, रिवेन्यू कहलाएगी। आप हार्डवेयर का काम करते हैं, आप किसी ने हार्डवेयर सेल किया, हार्डवेयर से उसको पैसा मिला, वो रिवेन्यू कहलाएगी। आप कीबोर्ड बेचते हैं, कीबोर्ड का काम कर रहे हैं, तो कीबोर्ड बेचा तो वो क्या पैसा आया आपके पास, या रिवेन्यू कहलाएगी। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीधे सीधे तौर पर रिवेन्यू कहते हैं। रिवेन्यू के बाद आता है इनकम। इनकम वह पैसा जो हमें लगभग निश्चित मात्रा में निश्चित समय अंतराल पर मिलता रहता है। इनकम निकालने का मेन फॉर्मूला क्या होता है, रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। दोस्तों रिवेन्यू क्या है, जैसे मान लीजिए हमने 500 रुपये का कीबोर्ड खरीदा, अब 500 रुपये का कीबोर्ड बेचा, जैसे मान लीजिए हमने 500 रुपये का कीबोर्ड बेचा, तो 500 रुपये तो हमारी रिवेन्यू होगी। पर मान लीजिए इस कीबोर्ड को अगर हम ही मैन्युफैक्चर करते हैं, तो मैन्युफैक्चर करते समय भी तो कुछ खर्चा आया होगा, 200 रुपये 250 रुपये कुछ तो खर्चा आया होगा हमारा। तो 200-250 रुपये माइनस करने के बाद जो हमारा पैसा बचता है वो हमारी इनकम कहलाती है। जैसे 250 का कीबोर्ड बना, 500 का बेचा, तो 250 क्या है, हमारी इनकम कहलाती। मतलब रिवेन्यू में से आपको एक्सपेंस को माइनस कर देना है, आपकी इनकम निकल के आ जाती है। क्या आपको करना है, जैसे मान लीजिए 500 का कीबोर्ड था, 250 रुपये उसको बनाने में खर्चा आया, तो 500 माइनस 250 कितना बचा, 250 रुपये, 250 बचा, तो हमारा क्या है 250 हमारी यहाँ पर इनकम कहलाती है। तो रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस इनकम कहलाता है। इसके बाद क्या आता है,
प्रॉफिट निकालने का मतलब क्या है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल इनकम। दोस्तों प्रॉफिट साल में एक बार निकाला जाता है, प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है साल में एक बार निकाला जाता है। तो वहाँ पर क्या करते हैं, टोटल रेवेन्यू जितना भी पैसा हमने साल भर में कमाया है उसमें से जितना भी खर्चा किया है, जितना भी हमारा एक्सपेंस हुआ है उसको माइनस कर देंगे, तो पता चल जाएगा कि हम घाटे में है कि फायदे में है। सीधा पता चल जाएगा भैया घाटा हुआ है कि फायदा हुआ। तो यहाँ पर क्या रहता है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, आपका प्रॉफिट निकल के यहाँ पर आ जाता है। तो दोस्तों आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको अकाउंट्स की ये टर्म्स बेसिक समझ में आए कि नहीं समझ, कोई डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम इनको फिर से आपको एक डिटेल्स वीडियो बनाकर बता देंगे, समझा देंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और इसी तरह इंटरेस्टिंग नया सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।